किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्याज के ऊपर जो A to Z वाली सीरीज़ बना रहे हैं उसका यह पार्ट 3 है। तो आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको पार्ट 3 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। पार्ट 1 और 2 में हमने क्या बताया आपको, नर्सरी से लेकर आपको प्लांटेशन के जो मेथड होते हैं उस वहाँ तक आपको A to Z जानकारी तो दे दी है, लेकिन उसकी आगे की जानकारी यानी कि आपके प्लांटेशन से लेकर 60 दिनों तक का जो भी आपका मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आपका स्प्रेइंग का मैनेजमेंट हो गया, वाटर का मैनेजमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट हो गया, पत्ती अचानक से जो पीली पड़ती है, कोहरा ज़्यादा पड़ता है, अचानक से बारिश होती है, बहुत सारे जो आपके फसल में जो दिक्कतें आती है प्याज की फसल में, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में मतलब इन पॉइंट से भी ज़्यादा आपको जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूँ देवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, यहाँ पे दो बातें निकल के आती है। अगर आपको स्टोर करने वाला प्याज बनाना है तो वो एक उसकी अलग मेथड होती है, और यहाँ पे आप अगर स्टोर नहीं करना चाहते हो, तुरंत मार्केटिंग के लिए आप प्याज तैयार करना चाहते हो, तो वो उसकी जो प्रोसीजर होती है वो अलग होती है। तो स्टोर करने वाला जो प्याज होता है उसमें आपको ज़्यादा नाइट्रोजन, ज़्यादा नीचे से जो भी आपके स्टीम वगैरह जो भी होती है ज़मीन के माध्यम से, वो आपको कम से कम देने होते हैं। और अगर आप बिना स्टोर करने वाला, अगर मार्केटिंग तुरंत होनी चाहिए ऐसा अगर प्याज बना रहे हो, तो उस प्याज में आपको कोई भी स्टीम हो गया, कोई भी ज़मीन के माध्यम से जो भी प्रैक्टिसेस है वो आसानी से फॉलो कर सकते हो, और ज़्यादा साइज़ बना के आप ज़्यादा उपज भी ले सकते हो। लेकिन स्टोर करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो आगे हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, प्याज की फसल करते वक्त आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको एक दो सवाल आए थे कमेंट में, मैंने सोचा कि इसको भी ऐड किया जाए। तो कुछ किसानों का कहना है कि भाई हम ज़मीन के माध्यम से जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन कर दे प्याज की फसल में तो कैसा रहेगा, आपका क्या कहना है? तो मेरा कहना है कि भाई कंदवर्गीय फसल में अगर आपने ज़मीन से ज़्यादा नाइट्रोजन हो गया, या फिर जो भी चीज़ें होती है जो आपके फसल को नाजुक करती है, यानी कि आपका जिब्रेलिक एसिड हो गया, तो जिब्रेलिक एसिड जाने से फसल और भी नाजुक हो जाएगी, और कंदवर्गीय जो फसलें होती है वो सडन में ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, उसके ऊपर अटैक जल्दी हो जाता है, सडन जल्दी वो आ जाती है उसमें। तो ऐसे सडन के माहौल में, यानी कि आपकी बारिश के मौसम में या फिर जब कोहरा पड़ता है ठंड के मौसम में, ये ऐसी सिचुएशन में आपको जिब्रेलिक एसिड का ज़मीन के माध्यम से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और ऊपर से भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो पत्तियां बनाने के लिए आप कुछ हद तक उसका एक दो स्प्रिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बार बार अगर करते रहोगे और ख़राब मौसम हो गया तो आपकी प्याज की फसल और ज़्यादा बढ़ने की वजह और भी ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। तो जितने फसल को नाजुक बनाओगे उतना ही वो ज़्यादा रोग के प्रति जो डिसीज़ प्रेशर है वो फसल के ऊपर बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि भाई फसल को नाजुक नहीं बनाना है, फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों को रफ बनाना है। नीचे भी आपके कंद को ज़्यादा नाजुक बनाओगे तो वो ज़्यादा डिसीज़ आने की भी संभावना आपके प्याज के ऊपर रहती है। तो यहाँ पे आपको एक बात करनी है। दूसरा एक सवाल था कि भाई हमारे ज़मीन का पीएच ज़्यादा है तो हम क्या करें। तो भाई आपके ज़मीन का पीएच ज़्यादा है तो आपके ज़मीन में एक मतलब एक बोरी की जगह 2 बोरी खाद डालनी पड़ती है, तब जाके आपके ज़मीन में कुछ ना कुछ हलचल होती है और अच्छे से वो एक नॉर्मल प्याज की फसल बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आगे जाके पता है कि भाई मेरे को ज़्यादा खाद लगने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले से ही ज़मीन में एक जिप्सम का एक आप कल्टीवेशन करते हो तो जिप्सम आपको कल्टीवेशन के साथ साथ आपके ज़मीन में मिला लेना है। और उसी के साथ साथ आप जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे, या फिर हमने पार्ट 2 में भी बताया कि अगर आप बेंसल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलो की जगह आप 20 किलो का इस्तेमाल कीजिएगा, जिस ज़मीन की पीएच ज़्यादा है और कैल्शियम सॉइल है। और ऐसी ज़मीनों में क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। तो ये सल्फेट फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हो तो उससे और भी ज़्यादा आपको इस ज़मीन में फ़ायदा मिल जाता है। तो दोस्तों, प्याज की फसल में अचानक से बारिश हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपके प्याज में जो आपकी जड़ होती है वो सड़ने की शुरुआत हो जाती है। आपके प्याज की फसल में बोट्राइटिस की भी समस्या आने लगती है, पत्तियां ऊपर से पीली पीली पड़ने लगती है। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, जलवी रोग भी आने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये अभी समझ लेना है। तो जो भी डिसीज़ आते उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपका बारिश होने से पहले आपको प्रिवेंटिव में एक्रोबैट कंप्लीट का इस्तेमाल करना है। एक्रोबैट महंगा जाता है, एक्रोबैट कंप्लीट करके आता है जिसमें डायमेथोमोर प्लस आपका मेट्राम होता है जो कि सस्ते में मिलता है और आप प्याज की फसल के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो एक्रोबैट कंप्लीट का आपको प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना है। अगर बारिश एक्रोबैट कंप्लीट डालने से पहले हो गई तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक्रोबैट कंप्लीट की जगह आप करजेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर लगातार करजेट डाल के भी अब बाद में भी बारिश गिर रही है तो ऐसी सिचुएशन में आपको लिक्विड बोल्डेक्स मिक्सचर या फिर रेडीमेड बोल्डेक्स मिक्सचर मिलते हैं, पाउडर फॉर्मुलेशन में भी मिलते हैं और लिक्विड फॉर्मुलेशन में
भी मिलते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल आप प्याज की फसल में कर सकते हो। और अगर फिर भी दिक्कतें रुकने का नाम नहीं ले रही, डिसीज का प्रेशर ज़्यादा है, पत्तियाँ ज़्यादा पीली पड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, M45 यानी कि M45 या फिर आपको जो कॉपर डस्ट मिलती है 25% वाली मार्केट में डस्टिंग वाली, तो उसका भी आप प्याज की फसल में डस्टिंग करके आपको आपके जो डिसीज़ होते हैं, पीले पड़ने का जो कारण होता है डिसीज़ कारण, तो वो डिसीज़ अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए आपको डस्टिंग भी अच्छी तरीके से मदद कर देगी। तो आपने डस्टिंग करने से आपको जो इलाज है वो तो मिल गया है, लेकिन एक और सवाल आता है कि भाई एक्रोबैट कंप्लीट हो गया है या फिर कर्जेट हो गया है या फिर आपका जो भी इक्वेशन प्रो हो गया है, तो ऐसे महंगे वाले और अच्छी वाली दवाइयाँ अगर हम पहले भी इस्तेमाल करेंगे तो बाद में अच्छी वाली दवाइयाँ काम नहीं करती। तो आपका क्या कहना है? तो देखो दोस्तों, अगर प्रिवेंटिव में अच्छी वाली दवाइयाँ नहीं डालोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, और रोग आने के बाद तो कोई भी दवाई काम नहीं करती है, तो वहाँ पे वो अच्छी हो या फिर हल्की वाली हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ही याद रखना है कि भाई अच्छी वाली दवाइयों के ऊपर ही आपको डिपेंड रहना है, जिसके कारण वो 100% आपकी फसल में काम कर सके और आप फ्यूचर में आपके फसल के ऊपर कोई रोग ना आए। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई, रोग आने के बाद कोई भी दवाई काम नहीं करती है, चाहे वो अच्छी वाली हो या फिर हल्की वाली हो। हल्की वाली तो कोई कुछ भी काम नहीं करती और भारी वाली भी काम नहीं करती है। तो ज़्यादा खर्चा बढ़ाने से अच्छा है कि भाई आप जो भी अच्छी वाली दवाई है उनको प्रिवेंटिव में ऐसे ख़राब मौसम में इस्तेमाल कर लो, तो वहीं पे ही उनकी अच्छी जगह है। और एक और बात ऐसी है कि आपके फसल में जब बारिश होती है प्याज की फसल में, तो प्याज की फसल में अचानक बारिश होने से क्या होता है, आपका प्याज सड़ने लगता है, तो वहाँ पे जड़ गलन भी आने लगता है। तो जड़ गलन ना आए और प्याज ना सड़े, तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे मौसम में आपको मिट्टी, थोड़ी सूखी हुई मिट्टी, उसी के साथ साथ आपको सोनाइट और सोनाइट 5-10 किलो 1 एकड़ के हिसाब से, जितना बारिश है उसके ऊपर डोज डिपेंड रहेगा, और उसी के साथ साथ रोको 1 किलो 1 एकड़ के लिए आपको मिक्स कर लेना है। और आपको वैसे ही आपको एक सूखा सोनाइट रोको और मिट्टी का मिक्सचर डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके प्याज में जड़ गलन हो गया या फिर जो सड़न हो गया, बोट्राइटिस हो गया, ये सब दिक्कतें आपके प्याज में नहीं आएगी। प्याज की फसल में वाटर मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जिन किसानों का पानी अच्छा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वापसा कंडीशन में एक के बाद एक पानी देना है, और अंत में जो 2 पानी वो आपको थोड़ा अंतर बढ़ा के देना है। तो ये बातें आपको पता है, लेकिन बात वहाँ पे आती है जिन किसानों का पानी खराब है, हाई TDS का पानी, 1000 के ऊपर जिन किसानों का पानी है हाई TDS वाला, उस पानी से खेती करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब प्याज की खेती भी आप नहीं कर सकते उस पानी के साथ साथ अच्छी वाली, तो आपकी प्याज की पत्तियां जल्दी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा पीली पड़ जाती है, तो उसका कारण ही आपका ये ख़राब हाई TDS वाला पानी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो मैंने पहली बात बताई, जिप्सम हो गया, या फिर अगर ड्रिप के ऊपर आपका प्याज होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का थोड़ा थोड़ा करके आपके प्याज की फसल में इस्तेमाल करते रहना है, खराब वाली ज़मीन में, कैल्करस सॉइल में, जिसका ज़्यादा pH भी है, हाई pH भी है, और जिसका पानी का TDS भी हाई है। तो ऐसी ज़मीन में ऐसे पानी के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा करके फॉस्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा, आपके प्याज की फसल है ऐसी ख़राब ज़मीन में भी अच्छी हो जाएगी। और आपके प्याज की फसल में जो विल्ट आता है, तो विल्ट आने का कारण भी आपका वाटर मैनेजमेंट रहता है। तो अच्छी तरीके से वापसा कंडीशन मेंटेन रखोगे तो आपके फसल में, प्याज की फसल में विल्ट की समस्या ही नहीं आएगी। तो ये तो पहला इलाज है। अगर फिर भी विल्ट की समस्या दिखाई दे रही, तो आपको पहले तो एक बात याद रखना है कि विल्ट की समस्या दिख रही है तो आपको पानी जल्द से जल्द देना नहीं, आपको पानी का गैप बढ़ा देना है, वापसा कंडीशन मेंटेन करना है, और उसी के साथ साथ सूखी मिट्टी में आपको रोको डालकर आपको आपके प्याज की खेत में डाल देना है, जिससे क्या होगा, आपका विल्ट जगह पे रुक जाए। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे कि स्प्रेइंग मैनेजमेंट हमें कैसे रखना है। तो हमें हर्बिसाइड कैसे डालना है, कौन सा डालना है, ये हमने पार्ट 2 में देखा है। उसी के साथ साथ हमारा पहला स्प्रे कौन सा होने वाला है वो भी हमने देख लिया है। और पहला स्प्रे के बाद उसके बाद जो दूसरा स्प्रे होगा आपके प्याज की फसल में, वो 20वें दिन के आसपास होगा, तो वो कौन सा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको डोसेज भी दिखाई देंगे, और मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्कोर लेना है आपको प्लस से, उसके साथ M45 यानी कि M45 लेना है, उसी के साथ साथ आपको एसिपेट लेना है, रोगर लेना है, और 19-19 लेना है। और उसी के साथ साथ आपको अगर आपके एरिया में मिलता है सियाप्टन, तो सियाप्टन ले सकते हो, या फिर आप उसकी जगह कम बजट में ग्रीन मिरेकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको 200 लीटर पानी के भी आपको डोज दिखाई दे रहा है, आपको 20 लीटर पानी का भी आपको डोज दिखाई दे रहा है, और 15 लीटर का भी आपको अभी स्क्रीन के ऊपर डोज दिखाई दे रहा है। अभी उसके बाद हमें 10 दिन बाद आपको तीसरा स्प्रेइंग करना है। तो तीसरे स्प्रेइंग में हम क्या करेंगे कि हारू लेंगे, सुमिटोमो कंपनी
कंपनी का। उसी के साथ साथ हम एसिटामाप्रिड लेंगे, उसी के साथ साथ हम डेलीगेट और 1340-13 भी लेंगे। उसी के साथ हम अगर आपके एरिया में मिलता है ब्रांड, तो ब्रांड विलूड कंपनी का आता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल पत्तियाँ बनाने के लिए कर सकते हो। अगर आपके एरिया में ब्रांड नहीं अवेलेबल है तो आप उसकी जगह डबल, गोदरेज का जो डबल आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर आपके एरिया में ब्रांड भी नहीं मिलता और डबल भी नहीं मिलता और CPPU आपके एरिया में अवेलेबल है, तो आप CPPU का भी इस्तेमाल पत्तियाँ बनाने के लिए भी कर सकते हो। आप स्क्रीन के ऊपर 200 लीटर पानी का भी डोज अभी देख रहे हो। उसके बाद आप अभी 20 लीटर पानी का जो भी डोज है इस कॉम्बिनेशन का, तीसरा स्प्रेइंग का, तो वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और उसके बाद आप 15 लीटर पानी का भी डोज स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इसके बाद हम चौथा स्प्रे हमारे प्याज की फसल में डालेंगे, जो हमारा होगा ताकत लेंगे हम उसमें, उसके साथ लेंगे हम हमला। उसी के साथ साथ हम 1340-13 का भी इस्तेमाल करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम कॉम्बी ऐप जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 200 लीटर पानी का डोज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। आप 20 लीटर पानी का भी आप जो भी डोज है इस कॉम्बिनेशन का, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और 15 लीटर पानी का भी डोज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो इसके साथ साथ अगला वाला जो हम कॉम्बिनेशन डालने वाला है, जो हमारा 5वां कॉम्बिनेशन होगा, 5वां स्प्रेइंग वाला कॉम्बिनेशन होगा, तो उस 5वें कॉम्बिनेशन में हम लेने वाले मेरिओन। जो कि मेरिओन का चुनाव इसलिए किया है कि भाई बोट्राइटिस जो आता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका विज़मा अच्छा है, मेरिओन अच्छा है और रोको अच्छा है। रोको को तो हम नीचे से कंट्रोल करने वाले और उसी के साथ साथ ऊपर से हम मेरिओन का इस्तेमाल करने वाले। तो आपको इस कॉम्बिनेशन में लेना है मेरिओन, प्लस उसके साथ लेना है M45, M45, उसी के साथ साथ आपको चिलेटेड कॉपर लेना है, प्लस उसमें एक्ट्रा लेना है, प्लस उसमें 1261 लेना है, प्लस उसमें आपको पदान भी लेना है। ये सस्ते वाले कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी ज़्यादा कीमत नहीं निकलेगी। तो आप यहाँ पे 200 लीटर पानी का भी डोज देख रहे हो, आप 20 लीटर पानी का भी ये इस कॉम्बिनेशन का डोज देख रहे हो, और रही बात आप 15 लीटर पानी का भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डोज देख रहे हो। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने देखा कि भाई प्लांटेशन करने से पहले आपको सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्मुलेशन में डाल देना है और उसके बाद यूरिया, आपको बेंटोनाइट सल्फर आता है वो भी डालना है। तो उसके अगला वाला जो डोज होने वाला है वो होगा आपका 12-32-16, और उसी के साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है ब्रांड, या फिर मार्केट में कई प्रकार के आपको एक जैविक खाद मिलते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल आप ब्रांड की जगह कर सकते हो। तो पहला डोज हमारा प्लांटेशन के बाद और यूरिया के बाद आपका, या फिर 24-24 खाद के बाद होगा 12-32-16, और इसी के साथ साथ हम ब्रांड या फिर किसी जैविक खाद का इस्तेमाल करने वाले। और उसके बाद हम 1846 का इस्तेमाल करेंगे। 1846 आपका जो आपकी प्याज के कंद की साइज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने वाले। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो नाइट्रोजन है पहले 2 डोज में ही देंगे, वो कम भी दे सकते हो और आप आपके ज़मीन के हिसाब से ज़्यादा भी दे सकते हो। उसके हम 12-32-16 से एक मतलब बैलेंस फर्टिलाइज़र देंगे और 1846 से हम कंद की साइज़ बढ़ाने को लग जाएंगे। और उसके बाद हमारा लगभग आगे का भी बता देता हूँ, 60 दिन के बाद हम क्या करेंगे, 60वें दिन पर हम 10-26-26 का एक एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद अंतिम वाला डोज होगा हमारा MOP और मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट रहा। तो दोस्तों अगर आप यूरिया का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, 24-24 खाद का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आपकी प्याज की फसल ड्रिप के ऊपर हो, तो ऐसे में आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसका मैनेजमेंट ये रहा। तो आपको क्या करना है, पत्तियाँ बनाने के लिए पहला डोज देना है आपको 19-19 प्लस, उसके साथ आपको इस्तेमाल करना है रेमेडी, वनीता कंपनी का रेमेडी आता है। अगर आपके एरिया में रेमेडी नहीं मिलता है तो आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि कॉम्बी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 19-19 आप लगभग 3 से 5 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हो एक बार में, और कॉम्बी ऐप आप 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको दूसरा एप्लीकेशन 5 दिन के अंतराल में करना है 13-40-13, वैसे ही 3 से 5 किलो, और उसी के साथ साथ फुलिक एसिड आपको 250 ग्राम का इस्तेमाल उसमें करना है। उसके बाद हम फिर से 19-19 का 3 से 5 किलो का इस्तेमाल करेंगे, फुलिक एसिड लेंगे उसमें भी 250 ग्राम, और उसके बाद फिर से 12-61 आप 3 से 5 किलो फुलिक एसिड 250 ग्राम, उसके बाद फिर से 13-40-13 3 से 5 किलो और उसके साथ फुलिक एसिड 250 ग्राम। ऐसा हम 60 दिनों तक करते रहेंगे, 13-40-13 कंटिन्यू करते रहेंगे ये पूरे डोज होने के बाद। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्याज की कंद की जो साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ेगी और जो स्टेम है वो भी मोटा होगा, स्टोरेज ज़्यादा बढ़ेगा और आपका प्याज ज़्यादा अच्छी साइज़ करके आपको अच्छा स्टोरेज भी देगा और आपकी उपज भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। दोस्तों आप में से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि स्प्रिंकलर के ऊपर अगर हम प्याज करते हैं तो वो स्टोर करने के लिए अच्छा रहता है या फिर वो उससे बना
हुआ जो प्याज होता है वो जल्दी सड़ता है या फिर नहीं, क्योंकि 2 पत्तियों के अंदर जो पानी जाता है उससे सड़न की भी संभावना होती है। आपका कहना 100% सही भी है और गलत भी है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंकलर की टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्याज है वो स्टोर में भी नहीं सड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप पहला पानी दोगे स्प्रिंकलर से, तो प्लांटेशन करने के बाद पहला पानी तो आपको खुला पानी देना है, जिससे क्या होगा अच्छे से प्याज की जो जड़ें है वो अच्छे से स्टेबल हो सके। उसके बाद आप स्प्रिंकलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद जो आपके आखिरी वाले 2 पानी होंगे, तो अंत वाले जो 2 पानी है वो आपको खुला पानी ही देना है। वो अगर आपने स्प्रिंकलर से दे दिए तो आपकी कीपिंग क्वालिटी कम होती है और आपका प्याज स्टोर में सड़ने लगता है। तो स्प्रिंकलर से पानी देते वक्त आपको एक बात बीच बीच में, अगर आप 22 टीन हो गया या फिर रोको हो गया 200-200 ग्राम एक बार में 1 एकड़ के लिए वेंचुरी के द्वारा भी देते रहोगे तो वो प्याज जल्दी सड़ता नहीं और आपकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। तो अभी खास बात बताने से पहले आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है इतनी ज़्यादा मेहनत के लिए। और रही बात अब तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लो। और जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई आप दिल से शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में हम प्याज के ऊपर ही बात करने वाले। तो प्याज के अंदर जो आप बहुत सारे किसानों की कमेंट आ रही है कि भाई प्याज में साइज़ नहीं हो रही, बहुत सालों से प्रयास कर रहा हो लेकिन साइज़ नहीं होती है। तो उसका पहला कारण होता है आपका स्टेम। तो जो आपका तना होता है प्याज की फसल के अंदर वो लंबा होने से क्या होता है, वो स्टोरेज वहाँ पर अच्छे से स्टोर नहीं होता और मोटाई ना बढ़ने के कारण, स्टोरेज ज़्यादा ना होने के कारण आपके प्याज की जो साइज़ है वो होने में दिक्कत आती है। तो प्याज की साइज़ बढ़ाने के लिए आपको स्टेम मोटा करना पड़ेगा और मोटा करने के लिए आपको फास्फोरस की लेवल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो फास्फोरस के ऊपर हमने इस शेड्यूल में ज़्यादा फोकस किया है, तो आपने यहाँ पे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में भी वो बात देख ली है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके प्याज की फसल में एक और दिक्कत आती है। क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है, आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, तब अचानक से क्या होता है, बादल जाने की वजह से, यानी कि पहले एक आपकी फसल नाजुक बन जाती है उन बादलों की वजह से, और अचानक से धूप पड़ने के कारण और कोहरा पड़ने के कारण वहाँ पे टिप बर्निंग हो जाती है। तो ये टिप बर्निंग रोकने के लिए आप सियाप्टन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ग्रीन मिरेकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिश ऑयल जो कि आपका कीटनाशक के तौर पर काम करता है, उसका इस्तेमाल आप बर्निंग रोकने के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि एक ऑयल बेस होने के कारण वहाँ पे बर्निंग रोकने का काम आपका फिश ऑयल भी करता है। और एक सवाल आता है कि भाई हमारे जो प्याज के जो कंद है वो सिंगल नहीं रहता, वो डबल हो जाता है। उसी के साथ साथ उसमें से आपको एक फूल भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो होने का कारण है, विकृति हम इसे कह सकते हैं। तो प्याज की फसल में ये जो विकृति तैयार होने का कारण और सिर्फ आपका ख़राब बीज होता है। तो आपका बीज अच्छे से, मतलब जिस प्याज से बनाया हुआ है, तो वो आपका प्याज अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपके प्याज की फसल में ये विकृति आपको नहीं दिखाई देगी। और प्याज की उपज आपको कैसे बढ़ानी है, यह खुलासा हम आपको अगले पार्ट में बताने वाले। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो, आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। और अगले पार्ट के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।